हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। कई इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस करंट फोर्स वीडियो में। जैसे मालदीव के 8वें राष्ट्रपति मोइज्जू का शपथ ग्रहण समारोह हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इनवाइट किया गया था लेकिन वो नहीं गए। क्यों नहीं गए उसके बारे में बात करेंगे और कौन गए वो भी चर्चा करेंगे। इंपॉर्टेंट मामला है, पड़ोसी देश है और चीन की नज़र है वहाँ पर। इस वजह से निजी क्षेत्र में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण देने का जो मामला था वो रद्द कर दिया गया है, असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है अदालत के द्वारा। क्या है मामला, इस पर बात करेंगे। एसपीजी के नए डायरेक्टर बने हैं। आरबीआई ने लोन को लेकर काफ़ी सख्ती जताई है। इकोनॉमिक्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और भी कई महत्वपूर्ण टॉपिक्स क्वेश्चन आपको बताएंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। और हाँ, पसंद आए तो लाइक बटन जरूर दबाना, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे अपील है ज़रूर कर लें। और हाँ, जनवरी से लेकर नवंबर तक का अब तक का मैराथन वीडियो भी अवेलेबल है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, देखिएगा ज़रूर, आपके बहुत काम आएगा। और उसका पीडीएफ भी मिल जाएगा जिन लोगों ने मेंबरशिप लिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं करंट अफेयर्स। क्वेश्चन होगा, मालदीव के 8वें राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जू के शपथ ग्रहण समारोह में भारत सरकार की ओर से प्रतिनिधित्व किसने किया? इसका आंसर होगा किरेन रिजिजू। न्यूज़ देख रहे हैं आप यहाँ पर। किरेन रिजिजू को भेजा जाना था और वहाँ पहुँचे भी, और फिर उन्होंने वहाँ पर मुलाकात भी की है। राष्ट्रपति का जो शपथ ग्रहण समारोह है वो 17 नवंबर को हुआ। समारोह में उस दौरान उपराष्ट्रपति भी वहाँ पर शपथ ली उन्होंने, हुसैन मोहम्मद लतीफ़ ने 10वें उपराष्ट्रपति के तौर पर। और ये समारोह का ये फोटोग्राफ है, वहाँ के चीफ जस्टिस ने शपथ ग्रहण करवाया। देखिए, समारोह के लिए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आमंत्रित किया गया था, लेकिन हुआ ये था कि मालदीव में चुनाव के दौरान और चुनाव से पहले भारत विरोधी बयान बहुत सारे दिए थे मोइज्जू ने, और उसी वजह से ये माना जा रहा है कि भारतीय प्रधानमंत्री वहाँ नहीं गए और उनकी जगह केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरेन रिजिजू को वहाँ भेजा गया था। और उद्घाटन समारोह में दक्षिण एशियाई पड़ोसी देशों में अगर बात करेंगे तो श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे वो पहुंचे थे, बांग्लादेश के सूचना मंत्री पहुंचे थे, पाकिस्तान के संघीय सूचना प्रसारण मंत्री वहां पर पहुंचे थे, सेशल्स के उपराष्ट्रपति भी पहुंचे थे अगर दूर की बात करेंगे तो, ठीक है। और चीन के राष्ट्रपति के विशेष दूत और स्टेट काउंसलर शेन यिकिन वो भी वहाँ पर मौजूद थे। मालदीव में मोइज्जू के राष्ट्रपति बनने से चीन का वहाँ पर दबदबा फिर से बढ़ने का अंदेशा है। दरअसल जब मोइज्जू की पार्टी यानी पीपल्स नेशनल कांग्रेस की सरकार थी कुछ वक्त पहले, मतलब इससे पहले जो राष्ट्रपति थे उनके पहले, तो मालदीव जो है ना वो चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा बन गया था। और राष्ट्रपति चुनाव जीतने वाले जो अभी मोइज्जू हैं वो काफ़ी ज़्यादा ऐसा प्रचार करते रहे हैं चीन के पक्ष में, ठीक है। और इससे पहले वो मालदीव की राजधानी माले के मेयर भी रह चुके हैं और चीन के साथ अपने रिश्तों को उन्होंने काफ़ी मजबूत किया था, ठीक है। एक बार मैप के ज़रिए भी दिखा देते हैं कहाँ पर है मालदीव। तो ये रहा अपना प्यारा भारत, और यहाँ दक्षिण में हम देखेंगे भारत के, ये है मालदीव। ढेर सारे कई सारे द्वीपों का एक देश है, बड़े खूबसूरत देश है ये, और यहाँ की राजधानी है माले, और मोहम्मद मोइज्जू जो हैं वो यहाँ के राष्ट्रपति चुन लिए गए हैं। तो ये जो है ना वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट लोकेशन भी है। ये पड़ोस में देश है और हिंद महासागर का बड़ा इलाका ये इससे जुड़ता है। और यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि भारत ने तोहफे में 2 हेलीकॉप्टर दिए थे मालदीव को, 2010 और 2013 में, ठीक है। और 2020 में एक छोटा विमान तोहफे में दिया था। और इस पर मालदीव में काफ़ी ज़्यादा हंगामा है। जो मोइज्जू जो अभी राष्ट्रपति बने हैं उनकी जो पार्टी है उसने काफ़ी ज़्यादा विरोध भी किया हुआ है, और इंडिया के विरोध में वहाँ कई सारे प्रदर्शन भी करवाया है उसने। तो ऐसे में चीन का जो वहाँ दबदबा है वो बढ़ सकता है। लोकेशन की वजह से ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चीन और भारत दोनों देशों के लिए स्ट्रैटेजिक रूप से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मालदीव अगर हम बात करेंगे कि कितने द्वीपों का है, करीब 1100 से ज़्यादा छोटे बड़े द्वीप हैं यहाँ पर, और एक अहम रूट भी है यहाँ पर। और 16 ऐसे द्वीप हैं जो चीन लीज पर ले चुका है, और वहाँ अगर अपना नौसैनिक काफिला रखता है चीन
तो भारत के लिए ये थोड़ी सी तनावपूर्ण स्थिति हो सकती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। एसपीजी यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, उसके नए निदेशक कौन बने हैं, डायरेक्टर? आंसर का आलोक शर्मा। वो उत्तर प्रदेश कैडर के 1991 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और वो एसपीजी में 2021 में आईजी के तौर पर नियुक्त हुए थे और उसके बाद फिर प्रमोशन उनका हुआ था एडिशनल डायरेक्टर के तौर पर। और इससे पहले जो डायरेक्टर थे एसपीजी के वो थे अरुण कुमार सिन्हा। हालांकि उनका देहांत हो गया था, सितंबर में निधन हो गया था। उसके बाद से यही प्रभारी के तौर पर काम कर रहे थे, लेकिन अब केंद्र सरकार ने एसपीजी का डायरेक्टर इनको नियुक्त कर दिया है। एसपीजी ये प्रधानमंत्री की सुरक्षा और उनके परिवार की सुरक्षा का काम इसके पास है, महत्वपूर्ण काम है। और इसमें देश के जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं जैसे सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, बीएसएफ, तो इन सब के जो बेहतरीन कमांडो हैं, जवान हैं, उन सबको शामिल किया जाता है, चयन किया जाता है। ठीक है, कब हुई थी स्थापना एसपीजी की? 1985 में। मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस राज्य में निजी क्षेत्र में स्थानीय युवाओं को 75% आरक्षण देने वाले कानून को हाईकोर्ट ने असंवैधानिक बताकर रद्द कर दिया है? आंसर का हरियाणा। पंजाब और हरियाणा जो हाईकोर्ट है उसकी तरफ से ये रद्द कर दिया गया है इस कानून को। हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि संविधान में स्पष्ट है कि जन्म के स्थान या अस्थायी पते के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जा सकता है। स्थानीय लोगों को आरक्षण देने के लिए ये जो कानून है निजी कंपनियों पर लागू किया गया था, जबकि राज्य सरकार के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है और ये केंद्र सरकार का विषय है और ऐसे में राज्य कानून नहीं बना सकते। हाईकोर्ट ने यह कहा कि अगर कानून को मंजूरी दी गई तो हर राज्य ऐसा करने लगेंगे और देश के भीतर एक कृत्रिम दीवार खड़ी हो जाएगी और जिसकी किसी भी कीमत पर अनुमति नहीं दी जा सकती है। ठीक है, हरियाणा सरकार ने नवंबर 2021 में ये हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवारों का रोजगार अधिनियम उसका नोटिफिकेशन जारी किया था और 15 जनवरी 2022 से इसको पूरे राज्य में यानी हरियाणा में लागू किया गया था। फरीदाबाद और गुरुग्राम समेत जो राज्य के 7-8 जो औद्योगिक जो जगह है वो ज़िले हैं और वहाँ के संगठनों ने इस कानून को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। इस कानून में क्या था? कानून में यही था कि इसके तहत कि 30,000 रुपये तक की जो नौकरी है ना उसमें 75% जो मतलब प्राइवेट सेक्टर में उसमें 75% जो लोग होंगे वो स्थानीय होंगे यानी हरियाणा के ही होंगे और ऐसा ना करने वालों पर जुर्माने का प्रावधान था उसमें। ठीक है, तो ये वहाँ जो बहुत सारी इंडस्ट्री है उसके लिए बड़ा सवाल हो गया था इसको लेकर। ओके, तो एक महत्वपूर्ण ये फैसला हुआ है हाई कोर्ट के द्वारा और हरियाणा मैप में यहाँ पर रहा ये वाला। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। ठीक है, गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय, राजधानी चंडीगढ़ है, पंजाब और हरियाणा दोनों की। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। उससे पहले बताऊं कि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में इस वीडियो का पीडीएफ अवेलेबल है, तो डाउनलोड कर सकते हैं आप। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना। और हाँ, अगर आप तमाम एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं तो करंट अफेयर्स महत्वपूर्ण होता है और उसके लिए ये मेंबरशिप प्लान है और बहुत मामूली सा प्राइस रखा गया है। इसके ज़रिए आपको अगले 1 साल तक यानी नेक्स्ट 365 दिनों तक आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं और मॉक टेस्ट दे सकते हैं करंट अफेयर्स का। पीडीएफ कई तरीके का होता है, वन लाइनर, एमसीक्यू नोट्स होता है और साथ में वीडियो का लिंक भी होता है। ठीक है, तो जैसे आप मालदीव वाला जो कंटेंट देखा उसको मैप के ज़रिए ही समझना बड़ा आसान है, तो इसलिए वहाँ लिंक भी दिया हुआ है वीडियो का, ताकि आप क्लिक करें और वीडियो ओपन हो जाएगा पीडीएफ पे। ठीक है, और साथ में डेली मॉक टेस्ट करंट अफेयर्स का, वीकली मॉक टेस्ट और मंथली मॉक टेस्ट होता है। और इसी के साथ साथ इसी मेंबरशिप प्लान के ज़रिए फ्री में इतने तरह के एग्जामिनेशन के टेस्ट सीरीज़ भी अवेलेबल है और उस टेस्ट सीरीज़ में अलग अलग तमाम तरह के जो सब्जेक्ट हैं उन सब के क्वेश्चंस होते हैं। देखिए ज़रूर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और एक हेल्पलाइन नंबर भी है, वहाँ भी कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन चैट करना है, फ़ोन नहीं करना है। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। भारत और किस पड़ोसी देश के बीच में संयुक्त
सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया है और उसका नाम है मित्र शक्ति। ठीक है, तो ये किसके बीच हुआ है, भारत और किस देश के बीच में? आंसर होगा श्रीलंका। ठीक है, तो मित्र शक्ति नाम है इसका और श्रीलंका के साथ हुआ है। 9वां संस्करण है मित्र शक्ति का और ये भारत में ही आयोजित किया गया है, पुणे के औंध में। ठीक है, और इसमें कई खतरनाक जो मिशन होते हैं वो सब का अभ्यास किया गया है, एक्सरसाइज किया गया है। ओके, तो इंडियन आर्मी की बात कर लें, चीफ कौन है? जनरल मनोज पांडे। इंडियन नेवी चीफ कौन है अगर बात होगी तो? एडमिरल आर हरिकुमार। इंडियन एयरफोर्स के चीफ कौन है? तो एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी। अगला क्वेश्चन लेते हैं, बाल यौन शोषण, दुर्व्यवहार और हिंसा की रोकथाम और उपचार के लिए विश्व दिवस कब आयोजित किया जाता है? आंसर होगा 18 नवंबर को। ठीक है, इस दिवस का उद्देश्य यही है कि यौन शोषण, दुर्व्यवहार, उन सबको रोकना और जो पीड़ित लोग हैं, जो बच्चे हैं, उनको सहायता, मदद दिलवाना। ठीक है, इस दिवस के लिए प्रस्ताव को अफ्रीकी देश सिएरा लियोन और नाइजीरिया ने रखा था और पिछले साल 2022 में इसको पारित किया गया था यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड भी है और करंट अफेयर्स भी है। क्वेश्चन होगा, आरबीआई ने बैंकों और एनबीएफसी का फुल फॉर्म होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। तो आरबीआई ने बैंकों और एनबीएफसीज के लिए असुरक्षित यानी अनसिक्योर्ड लोन के लिए जोखिम भार कितना बढ़ा दिया है? आंसर होगा 25%। ठीक है, अनसिक्योर्ड लोन का मतलब क्या होता है? ऐसे लोन जिसके लिए किसी प्रकार की गारंटी रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जैसे पर्सनल लोन, कंज्यूमर लोन, क्रेडिट कार्ड, ये सब हुआ। बाकी जो लोन है, गोल्ड लोन है, वो तो सिक्योर लोन होता है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति नहीं चुका रहा है तो उसका गोल्ड जो है वो सेल हो सकता है। यहाँ तक कि होम लोन है वो भी सेल हो सकता है अगर नहीं चुका रहा है कोई तो। लेकिन पर्सनल लोन, कंज्यूमर लोन और क्रेडिट कार्ड, ये सब जो है ना वो अनसिक्योर्ड लोन होते हैं। तो आरबीआई ने किया क्या है? आरबीआई ने कहा है कि उसके जो मतलब बैंकों से ये कहा है कि बैंकों का जो बोर्ड है वो अनसिक्योर्ड लोन की एक सीमा तय करे। ठीक है, तो नॉर्म बदल दिए गए हैं, मतलब कि अनसिक्योर्ड लोन के डूबने की दरअसल आशंका ज़्यादा होती है, तो इसलिए बैंकों को कहा गया है कि वो ज़्यादा पूंजी सुरक्षित रखें। दरअसल क्या है ना कि आरबीआई के द्वारा ये निर्धारित है कि आप लोन तो दे रहे हो, लेकिन उस लोन के बिहाफ में कुछ रकम आपके पास होनी चाहिए। तो ऐसा ना हो कि लोन जो दिया गया है अगर वो वापस पैसे नहीं आए बैंकों को या एनबीएफसी को, तो वो पूरा सिस्टम ही उसका कोलैप्स न कर जाए। तो इसके लिए आरबीआई ने नियम बनाया हुआ है कि सुरक्षित पूंजी रखनी पड़ती है, ताकि अगर डूबा तो उसके लिए मतलब बैलेंस शीट पर असर बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये काम किया गया और इसमें क्रेडिट कार्ड जो है ना बहुत बड़ा चिंता बनकर उभरा है। क्रेडिट कार्ड पर प्रोविजनिंग उसको काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया गया है, करीब 25% का बढ़ाया गया है। देखिए 125% वो कमर्शियल बैंकों के लिए प्रोविजनिंग था, कुछ रकम जो है वो जमा रखे जाने थी बैंकों के पास अपना, तो उसको जो है ना काफ़ी बढ़ाया गया, 25% बढ़ाया गया। ठीक है, तो अब ऐसे में क्या होगा, एनबीएफसी के लिए रिस्क वेटेज काफ़ी ज़्यादा होगा। और ये देखिए आप कि आरबीआई के नियम कड़े करने की वजह से 84,000 करोड़ रुपया एक्स्ट्रा मनी रखने की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब लोन देने के लिए भी अपने पास सुरक्षित मनी रखनी पड़ेगी, ताकि वो जो बैंक है या एनबीएफसी है वो डूबे नहीं, बर्बाद नहीं हो। क्योंकि अगर वो डूब गया बैंक कोई, तो उससे जिन लोगों ने पैसे जमा किए हुए हैं उसका भी सब कुछ डूब जाएगा। ठीक है, तो ये जो अनसिक्योर्ड लोन है ना वो एनबीएफसी ज़्यादा देती हैं और इसके लिए एनबीएफसी किस तरह की हुई, जैसे यहाँ देखिए एनबीएफसी, टाटा कैपिटल, आदित्य बिरला, डीएचएफएल, इंडिया बुल्स, इस तरह की जो है एनबीएफसी है। तो ये सब क्या करते हैं, बैंकों से कर्ज लेते हैं अनसिक्योर्ड लोन देने के लिए, और तभी ये ज़्यादा इंटरेस्ट पर, ज़्यादा ब्याज पर दूसरों को लोन देते हैं, आम लोगों को लोन देते हैं, कंज्यूमर लोन, ये सब हुआ। तो अब उस पर लगाम लगाने को कहा गया है और इसी के लिए वो अब ये जो लोन है वो महंगा हो सकता है। ठीक है, देखिए भारतीय बैंकिंग व्यवस्था में जो ये अलग तरह की बात हुई है कि अनसिक्योर्ड लोन देने से बचा जाए। खतरा पिछले 1 साल में देखने को मिला है। लोन के मामले ज़्यादातर बढ़े हैं, बहुत तेज़ी से बढ़े हैं
लोन लेने के मामले, अनसिक्योर्ड लोन और क्रेडिट कार्ड लोग तेज़ी से ले रहे हैं। और भारत में बचत में तेज गिरावट हुई है और इनकम की ग्रोथ कम है, तो इसके बावजूद लोग कर्ज ले रहे हैं, ख़रीदारी कर रहे हैं। और एक तरह से देखा जा सकता है कि भारत में अभी क्रेडिट बूम है, लेकिन इस बूम के पीछे कोई सिक्योरिटी नहीं है। तो जो लोग जो लोन ले रहे हैं उसको चुकाने के लिए उनके पास निर्धारित इनकम नहीं है, उनके पास कोई रेगुलर सैलरी स्ट्रक्चर नहीं है उतना बेहतर जितना वो लोन ले रहे हैं। तो ऐसे में कर्ज के जाल में वो फंस सकते हैं और ऐसे में क्या होगा, जो बैंकिंग सिस्टम है उसके पास रिटर्न पैसे लेने में बड़ी समस्या होगी। तो भारत में जो अनसिक्योर्ड लोग ले रहे हैं वो बिना जमानत के, और वो अब महंगा होने वाला है। और ये सब जो है उसको कंट्रोल करने के लिए किया गया है, ताकि अगर डिफ़ॉल्ट होते हैं तो बैंकों के पास पैसा होनी चाहिए। देखिए, आमतौर पर क्या होता था, जो बैंक वगैरह है ना, वो लोन देते थे, ज़्यादा से ज़्यादा लोन देते थे। उनका काम ये होता था। आरबीआई भी प्रोत्साहित करता था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोन बांटिए। लेकिन ये आश्चर्य की बात है कि अभी आरबीआई और तमाम बैंकों से ही कहा जा रहा है, आरबीआई के द्वारा, कि लोन कम से कम दिया जाए, जो अनसिक्योर्ड लोन है वो सब। ठीक, हाँ, बाकी लोनों के बारे में उसके लिए चिंता नहीं जताई गई है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे होम लोन हो गया और जो दूसरे लोन हैं वो सब, ठीक है, गोल्ड लोन हो गया, होम लोन हो गया, ये सब, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ होगा, अच्छा, इससे बदलाव में क्या क्या चीज़ें होंगी, तो बैंकों को ज़्यादा पैसा रखना पड़ेगा, ज़्यादा पूंजी रखनी पड़ेगी, और ऐसे में जो लोन है उसका जो इंटरेस्ट है वो ज़्यादा बैंक वसूल करेगा। ठीक है, तो महत्वपूर्ण बात ये रही। आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास है। मुझे लगता है पूरी बात आप समझ चुके होंगे। कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2023 में विश्व एंटी माइक्रोबियल जागरूकता सप्ताह कब मनाया गया? आंसर होगा 18 से 24 नवंबर तक। और इस बार की थीम क्या है? रोगाणु प्रतिरोध को एक साथ रोकना, प्रिवेंटिंग एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस टुगेदर। ठीक है, तो ये WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने वैश्विक जागरूकता को बढ़ाने के लिए ये जो सप्ताह है वो घोषित किया हुआ है। 2015 में घोषित किया था और हर साल ये मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है, यानी नेशनल नेचुरोपैथी डे? आंसर होगा 18 नवंबर को। उद्देश्य यही है कि जो डाइट है यानी आहार है और रहन सहन में बदलाव करके हम और बीमारियों को रोकने के लिए एक ऐसी व्यवस्था बनाएं कि दवा मुक्त व्यवस्था हो, नेचर से रिलेटेड हम काम करें, तो यह नेचुरोपैथी हो गया। ओके, तो हर साल 18 नवंबर को प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन महात्मा गांधी जो हैं वो नेचर क्योर फाउंडेशन ट्रस्ट के आजीवन सदस्य बने थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, 96 में ऑस्कर अवार्ड पुरस्कार में ऑस्कर शो की मेजबानी कौन करेगा? आंसर होगा जिमी किमेल। ठीक है, वो एक्टर हैं मशहूर और टीवी प्रेजेंटर भी हैं। तो एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स ने अभी नवंबर में इसकी घोषणा कर दी है और वो कुल चौथी बार ऑस्कर अवार्ड की मेज़बानी संभालेंगे। मेज़बानी मतलब होस्ट करेंगे उसको। तो यहाँ पर सवाल होगा कि होस्ट कब करेंगे? 2024 में 10 मार्च को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, BN गोस्वामी, उनका निधन हो गया 17 नवंबर 2023 को। तो किस क्षेत्र के इतिहासकार और लेखक थे? काफ़ी चर्चित व्यक्ति थे। आंसर होगा कला। वो कला इतिहासकार और कला से संबंधित चीज़ों पर लिखने वाले व्यक्ति थे। पूरा नाम इनका बृजेंद्र नाथ गोस्वामी था। 90 साल के थे। जन्म हुआ था 15 अगस्त 1933 को। पद्मश्री और पद्म भूषण पुरस्कार उनको मिल चुका था। गोस्वामी जो है वो सिविल सर्वेंट थे। 1958 में कला के क्षेत्र में अपना करियर बनाने के लिए, और मतलब 3 साल ही काम किया सिविल सर्विस सेवा में, और उसके बाद नौकरी छोड़कर वो कला के क्षेत्र में आ गए थे। हलचल मच गई थी परिवार में, लेकिन कला के क्षेत्र में उन्होंने ऐसा नाम किया, काम किया कि वो दुनिया में मशहूर हैं। BNG के नाम से मशहूर हैं। 26 से अधिक पुस्तकें उन्होंने लिखी हैं। तो दोस्तों ये था इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कल संडे है, तो संडे का जो वीकली करंट अफेयर्स है देखिएगा ज़रूर, मॉर्निंग को आएगा
ओके, बाय।